आप जहाँ भी पढ़ते हो, जिस टीचर से भी पढ़ते हो, पढ़ते रहिए, लेकिन कम से कम आप जो है एक बार जितना क्वेश्चन मैं करवाऊँगा उस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, और डायरेक्ट आपको यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका मैथ का साथी फिर से वापस आ गया है, जो मैथ को सरल और मज़ेदार बनाता है और प्रत्येक सवाल के पीछे छिपे हर एक वो कंसेप्ट बताता है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है। तो प्यारे बच्चों, आज से जो है हम लोग एक नए सीरीज पे काम करने वाले हैं जो 2025 के एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको काम करेगा। यानी जब फाइनल का एग्ज़ाम होगा 2025 में क्लास 10th के लिए, तो जितना भी मैं क्लास यहाँ पे करवाऊँगा, जितना भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा, डायरेक्ट वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। अब ये चीज़ कैसे होगा, इसके लिए हमने कुछ रणनीति को तैयार किया है। उसी रणनीति के अनुसार आप लोगों को ये सारी क्वेश्चन करवाया जाएगा, और विश्वास मानिए जितना भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, अगर उस चीज़ पर आप पकड़ बना लिए तो एग्ज़ाम में आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आइएगा। हाँ, लेकिन जितना मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा उस सभी क्वेश्चन को आपको करना है, उस पर जो है पकड़ बनाना है। क्वेश्चन को यहाँ से प्रारंभ करते हैं और एक एक चीज़ को जो है आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, जो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या समझने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पहले प्राकृतिक संख्या को समझना पड़ेगा। जो प्राकृतिक संख्या क्या है, आप लोगों को जो हम क्लास दिए थे उसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, आभाज्य संख्या, सह आभाज्य संख्या, उसके बाद यौगिक संख्या, बहुत सारी संख्या के बारे में हम बताए थे। तो यहाँ पे सिर्फ आप ये चीज़ को समझिए जो प्राकृतिक संख्या क्या है, उसके बाद जो हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। पहला आपका है प्राकृतिक संख्या। इस प्राकृतिक संख्या को जो है इंग्लिश में नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, और हम लोग जितना भी संख्या गिनती के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो सभी संख्या प्राकृतिक संख्या है। आप बता सकते हो सर जी गिनती तो हम 1 से शुरू करते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगी, तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से, यानी सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 होगा। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे वो बोलेंगे सर जी 1 से पहले तो 0 होता है, आप 0 का है ना बोल रहे हैं। तो बाबू 0 से हम किसी भी चीज़ को गिनती शुरू नहीं करते हैं, इसीलिए 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर प्राकृतिक संख्या के समूह में जो अगर हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं ना, 0, 1, उसके बाद 2, ऐसे करके अनंत तक, तब ये हमारा पूर्ण संख्या होता है। कौन संख्या होता है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। WHOLENUMBER क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। अब चलिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलते हैं। पहला ऑप्शन आपका है 0। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन आपका 0 दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपका -1, और तीसरा ऑप्शन आपका है 1, और चौथा ऑप्शन आपका है 2। इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 होगा। अब ये 0 जो है ना, 0 सबसे छोटा पूर्ण संख्या है। कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है जो सबसे छोटा पूर्ण संख्या, तो आप क्या मारिएगा वहाँ पे 0 आपको मारना है। और यहाँ पे ये 2 चीज़ को देखिए, 2 को अभाज्य संख्या है। ये 2 अकेला ऐसी संख्या, सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, और सबसे छोटा वाला अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 ही होता है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर वो 2 ही होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 1 जवाब दे देते हैं, लेकिन 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो है 2 है। अब यहाँ पे ये -1 लगा हुआ है, ये -1 जो है आपका ये पूर्णांक संख्या है। क्या है ये? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? तो ये जो पूर्ण संख्या है ना बाबू, इसका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को अगर शामिल कर ले, धनात्मक मतलब प्लस वाला, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, तो वो हमारा पूर्ण संख्या बनता है। क्या मतलब? जैसे यहाँ पे अगर 0 ले तो ये भी पूर्ण संख्या है, 1 ले तो पूर्ण संख्या है, 2 ले तो पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, और पीछे में -1 ले लेंगे, -2 लेंगे, -3 लेंगे। ये हमारा कौन सी संख्या है? ये हमारा, इसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या,
पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों में अंतर होता है, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, जो रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। देखिए रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक, रेशनलाइजेशन फैक्टर। अब इस चीज़ को समझिए, परिमेयकरण गुणांक क्या होता है। परिमेयकरण गुणांक ऐसी संख्या जिसको गुणा करने के बाद वो परिमेय संख्या में बदल जाए। कौन सी संख्या में बदल जाए, परिमेय संख्या में बदल जाए, उसी को हम लोग परिमेयकरण गुणांक बोलते हैं। कैसे, इससे पहले तो आप लोगों को परिमेय संख्या जानना पड़ेगा, जो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तभी आप बता पाइएगा, हाँ ना जी। तो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर के नामों से जाना जाता है इंग्लिश में। तो परिमेय संख्या बाबू इसको, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वही हमारा परिमेय संख्या है। अब अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है P/Q, आप इतना बात समझ लीजिए, जो कोई भी संख्या जो है जिसको हम बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते, जिसको बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा जिसको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होता है। जैसे 3/4 परिमेय संख्या है, 5/3 परिमेय संख्या है, -2/4 परिमेय संख्या है, उसके बाद 6 परिमेय संख्या है। आप बोलिएगा 6 बट्टे के रूप में कहाँ है, तो 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये 0 जो है, जीरो भी परिमेय संख्या ही है। 0 क्या है, परिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं। 0 के बारे में बहुत सारे बच्चे को नहीं पता है कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो यहाँ पर आप ध्यान कर लीजिए अभी। तो 0 जो है परिमेय संख्या है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख ले वो हमारा परिमेय संख्या हो गया, है ना। अब देखिए, अब इस सवाल पे आइए। ये सवाल बोल रहा था जो रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। तो हम आपको अभी बताए कुछ देर पहले, जो परिमेयकरण गुणांक उसको बोला जाता है जिसको गुणा करने के बाद परिमेय संख्या हमें मिल जाए। अभी ये कौन सी संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, हिंदी में इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। अब इसका पहचान समझिए, अपरिमेय संख्या आपको हमेशा रूट के अंदर मिलेगा। अपरिमेय संख्या हमेशा किसके अंदर मिलेगा, रूट के अंदर। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, रूट के अंदर कोई भी संख्या जाएगा, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए, तभी वो अपरिमेय संख्या होगा। अगर पूर्ण वर्ग संख्या को आप रख दीजिएगा रूट के अंदर, फिर वो बाहर आ जाएगा, फिर वो अपरिमेय संख्या नहीं रहेगा, वो परिमेय संख्या बन जाएगा। कैसे, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, जो रूट 16 अगर हम लिख दें, तो रूट 16 जो है, 16 ये वर्गमूल आप निकालने के लिए जानते होंगे। तो 16 का वर्गमूल अगर कोई बोल दिया जो 16 का वर्गमूल निकालिए, तो 16 का वर्गमूल मतलब रूट 16। इसको निकालने के लिए ये 4 गुना, देखिए 4 गुना 4 है ना, तो 4 गुना 4, अगर 2 को 4 है तो 1 को 4 बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारा ये 4 हो गया। और ये 4 के बारे में आप जानते हैं, ये परिमेय संख्या है, इसमें अब रूट लगा हुआ नहीं है। तो इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। मान के चलिए हम यहाँ पे रूट 5 दे देते हैं, तो रूट 5 जो है यहाँ पे ये इसको बाहर नहीं निकाल सकते हो आप, रूट पीछा इसका नहीं छोड़ सकता है। जब रूट पीछा नहीं छोड़ेगा तो ये जो है आपका अपरिमेय संख्या ही रहेगा, और अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये रूट 12 जो है फिलहाल अभी ये अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब इसको ऐसे करिए, जैसे देखिए रूट 12 को अभाज्य रूप में खंड कीजिए इसका, जैसे 2 गुना 6 2 से 3, 2 गुना 4 4 तिया 12। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से लिखे। देखिए 2 बार है, 1 बार निकल जाएगा, लेकिन 3 जो है अंदर में ही रह जाएगा ना जी। ये 3 का जोड़ी तो नहीं मिला, जिसका जोड़ी मिलेगा वही बाहर आएगा। 3 का जोड़ी तो है भी नहीं किया, जब नहीं हुआ तो रूट ये 3 जो है इसको रूटे में छोड़ दीजिए, यानी 2 रूट 3 हुआ। अब हम आप जो है आप हमें ये चीज़ बताइए,
ये 2√3 है। अब इसमें ऐसा कौन सी संख्या से हम गुना कर दे जो हमें परिमेय संख्या मिल जाएगा। आप बोलिएगा सर जी ये 2√3 जो है, ये 2√3, आप ऐसा कीजिए इसमें 2√3 को गुना कर दीजिए √3 से। जब √3 से आप गुना कीजिएगा तो ये √3 गुना √3 एगो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 है, ये 2 भी गुना में ही है। जैसे यहाँ पे देखिए 2√3 है ना, इसका मतलब ये हुआ 2 गुना √3, ये चीज़ और ये चीज़ सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो ये 2√3 मतलब 2 गुना √3, देखिए यहाँ पे 2 गुना √3 और फिर से गुना √3। तो 2 को रूट वाला जब 2 को संख्या गुना होता है सेम चीज़, तो वो रूट हट जाता है उसका। क्या मतलब, जैसे अगर हम √3 गुना √3 करते हैं तो हमारा 3 होगा, √2 गुना √2 करते हैं तो हमारा 2 होगा, √7 गुना √7 करते हैं तो हमारा 7 होगा। ये बात को समझ रहे हैं। तो √3 गुना √3 कितना होगा, 3 होगा, और यहाँ पे 2 है तो 3 गुना 2 कितना होगा, 6। और ये बताइए हमको ये 6 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। आप बोलिएगा सर जी ये 6 तो परिमेय संख्या हो गया। यानी परिमेय संख्या कैसे मिला हमको तब मिला परिमेय संख्या जब हम √3 से गुना किए। तो यानी इसका परिमेयकरण गुणा के क्या होगा, तो √3 होगा, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन पर आप जो है टिक कर दीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए में आपका आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। 3 नंबर में क्या है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इस चीज़ को अभी आप सीखिए बढ़िया से। ये ए नंबर का ऑप्शन है, बी नंबर में p है, सी नंबर में p+1 है, उसके बाद डी नंबर में आपका है 2p, है ना। क्वेश्चन को पहले एक बार फिर से पढ़िए। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए यहाँ पर ये चीज़ बोल रहा है, जो ये ऐसा कौन सा मान है, ऐसा कौन सा यहाँ पे वैल्यू है जो सम संख्या को दिखाता है। यहाँ पे आपको 2 तरीका का सवाल पूछता है, एक सम संख्या के लिए पूछता है, एक विषम संख्या के लिए पूछता है। समझिए पहले, एक सम संख्या के लिए, एक विषम संख्या के लिए। और आपको इसी प्रकार से ये p के जगह पे आपको m रहेगा, n रहेगा, q रहेगा, कुछ भी आपको दे सकता है, लेकिन इसका जो बनाने का तरीका है वो सेम चीज़ होगा। अब चलिए इसको पहले मैं बना के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको शॉर्ट में इसको कैसे हम एक ही बार में जवाब दे सकते हैं उस चीज़ को मैं बताऊँगा अभी, है ना। जैसे किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप, कोई भी पूर्णांक, ये p का मान बोल रहा है, जो कोई भी आप पूर्णांक संख्या ले लीजिए। और पूर्णांक संख्या आपको हम क्या बोले थे, पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 5 6 0, उसके बाद -1 -2 -3, कोई भी चीज़ ले लीजिए, प्लस में लीजिए या माइनस में ले लीजिए, पूर्णांक संख्या है वो। अब p का मान आप कोई भी ले लीजिए, हम लोग बनाने के लिए सिर्फ अभी धनात्मक संख्या को लेके देखेंगे, आप चाहे तो ऋणात्मक भी लेके देख सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पर आप स्टार्ट कर दीजिए, आप स्टार्ट क्या किससे कीजिएगा, 1 से, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप रखना शुरू कर दीजिए। जैसे अगर हम p के जगह पर 1 रखें तो 2 और p के, ये 2 और p मतलब गुना में है। देखिए 2m है तो इसका मतलब ये हुआ जी ये 2 गुना m लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे 2p है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुना p लिखा हुआ है। हम p के जगह पर 1 ले रहे हैं, यानी 2 गुना 1, उसके बाद प्लस में 1 कीजिए, 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 और जोड़ 1 कितना होगा, 3। ठीक, इसका मान कितना हुआ जी, 3 हुआ। उसके बाद चलिए 2 रख के देखिए एक बार, 2 का 2 2 दूना 4 4 1 5 5, 3 रख के देखिए, 3 का 3 3 दूना 6 6 1 7। अब 4 रख के देखिए, 4 का 4 4 दूना 8 8 1 9। चलिए 4 तक रखते हैं हम लोग, चाहे तो आप 1 2 गो लीजिएगा तब वो आपका काम चल जाएगा। आपको दिखाने के लिए हम 4 4 गो लेके दिखा यहाँ पर बना दिए। अब इसका देखिए p का मान, 1 ले लीजिएगा तो 1 होगा, 2 लीजिएगा तो 2 होगा, 3 लीजिएगा तो 3 होगा, 4 लीजिएगा तो 4 होगा, 5 लीजिएगा तो 5 होगा। हाँ, अब इसको देखिए p+1, क्या p+1। अब p+1 को देखिए, p के जगह क्या लीजिएगा, 1, तो 1 में 1 जोड़िएगा तो 2, p के जगह पर 2 लीजिए तो 2 1 3, p के जगह पर आप 3 लीजिए तो 3 1 4, p के जगह पर जो है आप क्या लीजिएगा, 4 लीजिए तो 4 1 5। चलिए अब यहाँ पर देखिए 2p है ना, आप p के जगह पर आप 1 लीजिए, p के जगह पर जब आप 1 लीजिएगा तो 2 होगा,
आप पी की जगह पर 2 लीजिएगा तो 4, 3 लीजिएगा तो 6 और 4 लीजिएगा तो 8 और 5 लीजिएगा तो 10। इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। अब देखिए, अब ज़रा इसको ध्यान से देखिए, ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसमें आपको सम संख्या मिल रहा है? ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसमें आपको केवल सम संख्या ही मिल रहा है? तो आप बोलिएगा सर जी हमको तो ये नीचे वाला जो है ये सम संख्या है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको सम संख्या भी नहीं पता। अरे भैया सम संख्या जो 2 से भाग लगाएंगे वो पूरा पूरा कट जाएगा, जैसे 2, 4, 6, 8। अगर समझ में नहीं आता है तो दुक्का दुक्का पहाड़ा में जो भी होगा वो सम संख्या है, और उसके अलावा जो बच गया वो विषम संख्या है ना। देखिए सबसे पहले पहला ऑप्शन को देखिए आप। पहला ऑप्शन में क्या है? 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या, 9 विषम संख्या। अब दूसरा ऑप्शन को देखिए, 1 विषम संख्या, 2 सम संख्या, 3 विषम संख्या, 4 सम संख्या, 5 विषम संख्या। आप इसमें क्या देख रहे हैं? आपको यहाँ पर एक ही चीज़ समझ में आ रहा है, जो यहाँ पे सम संख्या भी है और विषम संख्या भी है, और ऊपर में सबको सब जो है विषम संख्या ही है। और इसमें टोटल जो है यहाँ पे गलती तो नहीं की है। और यहाँ पे देखिए 1 लिए हैं तो 2, 3, 4, 5, और इसमें भी आपको कभी सम संख्या मिल रहा है कभी विषम संख्या मिल रहा है। और नीचे में देखिए, नीचे में 2, 4, 6, 8, 10। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा आपको केवल व केवल सम संख्या ही मिलेगा। इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। बोल रहा जो किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। आपको हम क्या बोले थे? यहाँ पे 2 प्रकार से सवाल पूछा जाता है, एक सम संख्या के लिए, एक विषम संख्या के लिए। अब ध्यान में इसको कैसे रखिएगा। देखिए अगर आपको इस प्रकार से दिया हुआ रहे, इस प्रकार से आपको दिया हुआ रहे, अगर आपको सम संख्या पूछ दिया तो सम संख्या के लिए आप 2n के या 2m के रूप में आप ध्यान रखिएगा, यानी 2 गुना में आप रखिएगा ध्यान में, तो ये हमेशा सम संख्या को बताएगा। और विषम संख्या अगर प्लस में 1 दे दिया, या प्लस में 3 दे दिया, ऐसे देखिए प्लस में 1 दे दिया या प्लस में आपको 3 दे दिया, प्लस में 5 दे दिया, प्लस में 7 दे दिया, यानी यहाँ पे विषम संख्या को ले रहा है। ये कौन सा संख्या ले रहा है? विषम संख्या को। यानी प्लस में आपको अगर विषम संख्या देखने के लिए मिल जाए तो वो विषम संख्या को ही निरूपित करेगा। वो किसको निरूपित करेगा? विषम संख्या को ही निरूपित करेगा। और सम संख्या को निरूपित सिर्फ और सिर्फ जो इस प्रकार से रहेगा वही कर सकता है। यहाँ पे आपको 1 था, यहाँ पर भी आपको 1 था, तो ये दोनों तो आप अब समझ गए, ये विषम संख्या को दिखाएगा। और जो सिंगल वाला होगा वो विषम संख्या या सम संख्या कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हमको सम संख्या सिर्फ चाहिए तो उसे 2p के रूप में रहना पड़ेगा, है ना। चलिए 4 नंबर का आप क्वेश्चन एक बार देखिए। 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर का क्वेश्चन है जो 130 बराबर क्या है? 15 गुना 8 प्लस 10। उसके बाद 15 बराबर 5 गुना 3 जोड़ 0। इसका बोल रहा है मौसो ज्ञात करने के लिए, मौसो, ठीक है ना, मौसो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब देखिए 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है इसमें आप यूक्लिड विभाजन को पढ़े होंगे। कौन सा? यूक्लिड विभाजन। और ये यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या निकालते हैं? तो मौसो निकालते हैं। क्वेश्चन भी अब पूछा जाता है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है इसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो आपका जवाब होगा उसको मौसो यानी महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए जो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब समझिए यहाँ पे जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या चीज़ है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब a के जगह पर ये कौन सी है जी? ये है भाज्य। ये क्या है? सॉरी भाज्य, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य बोलते हैं। और ये b क्या है? b है भाजक। और ये q क्या है? q है भागफल। और ये r क्या है? r है शेषफल। r क्या है? शेषफल। जैसे हम लोग भागा लगाते हैं तो ये a जो है ये बीच में आएगा। ये किस में आएगा? बीच में। हम लोग 20 से भागा लगाते हैं
Q मर्तबे में लगता है और R जो है हम लोग का शेष बच जाता है। हमें अगर ये चीज़ प्राप्त करना है तो बचपन में भागा चेक करने के लिए आप लोग जानते होंगे, जो इसको और जब इसको गुना कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं तो हमें ये वाला चीज़ मिल जाता है। बचपन में आप सीखे होंगे भागा को चेक करने के लिए। सेम इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। A बराबर, यानी A बराबर, A कब मिलेगा? जब B को Q से गुना करेंगे। B को जब Q से गुना करेंगे और उसमें R को जोड़ देंगे तो हमें A मिल जाएगा। इतना बात को आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। चलिए अब समझिए, इससे जो है हम लोग क्या कहते हैं, मॉसो यानी HCF को कैसे ज्ञात करते हैं समझिए। यदि आपको यहाँ देखिए A बराबर BQ प्लस R, यदि आपको R बराबर 0 हो जाए, क्या हो जाए, R बराबर यदि आपको 0 हो जाए, R का मतलब शेषफल, यदि आपको शेषफल 0 हो जाए तो ये B के जगह पर जो होगा, यानी जो शेषफल 0 लाएगा, यानी जिससे हम भागा लगा रहे थे, वही आपका मॉसो होता है। क्या होता है? वही आपका यहाँ पे मॉसो होता है। अब मॉसो इसमें देखिए 130 को हम 15 गुना 8 कीजिएगा तो 15 8 है 120, और 120 में जो 10 कीजिएगा तो 130, ये बात लिखा हुआ है यहाँ पे। अब 15 को देखिए 5 गुना 3 पचतिया 15, 15 में 0 जोड़ेंगे तभी ना 15 होगा। तो यानी इसमें आपको मॉसो चाहिए, तो 0 कौन लाया है? देखिए ये 0 कौन लाया है? 0 को लाया है 5, यानी इसका मॉसो जो है आंसर में 5 हो जाएगा। अब मॉसो अगर इस प्रकार से समझ में नहीं आती है तो मॉसो निकालने के लिए आपको आता होगा। कैसे मॉसो निकालते हैं हम लोग? मॉसो को निकालने के लिए हमको सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में भागा लगाना होता है। तो यहाँ पे 15 से आप 130 में भागा लगाइए। जब 15 में 130 से जब भागा लगाइएगा तो 15 8 120, बचेगा कितना? 10। अब ये 10 से फिर 15 में भागा लगाइए। 10 से 15 में लगाइएगा तो 10 से कम 10, बचेगा 5, और 5 से लगाइए 10 में भागा तो 5 का 5 5 दूना 10। देखिए यहाँ पे शेषफल क्या आ गया? 0। जब शेषफल 0 आ गया तो कौन लाया है? ये 5 लाया है। तो ये 5 लाया है तो यही 5 आपका क्या हो जाएगा? ये 5 आपका मॉसो हो जाएगा, यानी इसी को HCF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका 5 हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर में है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? परिकलित मतलब क्या चीज़ निकालने का तकनीक है? यूक्लिड विभाजन परिमेय अभी तुरंत आपको बताए हैं। क्या चीज़ निकालते हो आप इससे? लघुत्तम समापवर्तक निकालते हो, या महत्तम समापवर्तक निकालते हो, या भागफल निकालते हो, या शेषफल निकालते हो? अभी तुरंत आपको बताए हैं। इससे हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, यानी कि HCF निकालते हैं। इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 45 तथा 60 का मॉसो क्या होगा? अब 6 नंबर का सवाल देखिए। 6 नंबर का सवाल आपका क्या है? 45 और 60 का जो है आपको मॉसो बताना है। जो मॉसो कितना होगा 45 और 60 का, तो मॉसो निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? 45 से आप 60 में भागा लगा दीजिए तो 45 से कम 45, कितना बचा? 15। आप 15 में फिर 45 से भागा लगाइए तो 15 तिया 45। यहाँ पर देखिए 0 हुआ ना। अब ये 0 कौन लाया? ये 15 लाया, यानी 0 जब 15 लाया है तो यही 15 हमारा क्या हो जाएगा? मॉसो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉसो, यानी HCF यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मॉसो और लोसो निकालने के लिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। मॉसो और लोसो निकालने के लिए आप सीख लीजिएगा, है ना। 7 नंबर का देखिए। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अशून्य, देखिए अशून्य संख्या को आपको पहले समझना पड़ेगा। जो अशून्य संख्या किसको बोलते हैं? अशून्य संख्या आपको या तो क्वेश्चन में अशून्य संख्या लिखा हुआ रहेगा, या यहाँ पे आपको शून्यतर संख्या लिखा हुआ रहेगा। इस चीज़ को पहले समझिए। अशून्य संख्या से तो डायरेक्ट समझ में आता है, जो अशून्य मतलब जो संख्या शून्य नहीं होना चाहिए। और अगर आपको शून्यतर संख्या दे दिया तो शून्यतर संख्या का मतलब भी वही हुआ, शून्य को छोड़कर जितना भी संख्या है वो सभी संख्या शून्यतर संख्या कहलाता है। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे ये चीज़ पूछा है, जो क्या क्वेश्चन है? जो एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अशून्य और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कितना होगा। देखिए गुणनफल कहने के मतलब ये हुआ, गुना करके जो फल होता है वही गुणनफल होता है। अब गुना करेंगे किसको? तो गुना करना है हमको अशून्य परिमेय संख्या को और
क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या को। समझिए कोई भी अपरिमेय संख्या हम ले लेते हैं, कोई भी, मान के चलिए √2 ले लेते हैं, √2 ले लिए हम अपरिमेय संख्या। और एक वो यहाँ पे परिमेय संख्या किसी को लेना है, 0 नहीं लेना है। किसको नहीं लेना है, 0 को नहीं लेना है। कोई भी ले लीजिए परिमेय संख्या, मान के चलिए 2 ये ले लेते हैं, 2 भी कौन सी है, परिमेय संख्या ही है। अब इसको जब गुना कीजिएगा, √2 गुना 2 ये आपको 2√2 होता है। और ये कौन सी संख्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है। कैसे हम पहचाने, हम इसको इस प्रकार से पहचाने, इसमें रूट लगा हुआ है। क्या चीज़ लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, इसीलिए हम इसको अपरिमेय संख्या कहे। तो यहाँ पे इस नियम को आप याद रखिएगा, किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। कौन सा, अपरिमेय संख्या। लेकिन एक विशेष केस होता है 0 वाला। कौन सा, 0 वाला। 0 भी परिमेय संख्या है, आपको हम बतेबे किए हैं। तो 0 के साथ जब किसी भी अपरिमेय संख्या को गुना कर दीजिएगा तो वो आपका परिमेय संख्या मिल जाएगा। और इसके बारे में आपको पता होगा, जो 0 से कोई भी संख्या को आप गुना कीजिएगा तो वो 0 ही मिलता है। और ये 0 परिमेय संख्या है। 0 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में भी रखिए, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन वो परिमेय संख्या जो हम लोग लिए हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, हमेशा जो है एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा जो है आपको अपरिमेय संख्या होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप देखिए। आपको फिर से सम पूर्णांक का रूप बोल दिया, आप तो आप चुटकी में बना सकते हो। जैसे 2p है, p+1 है, p है, 2p+1 है। आप बताइए, सम पूर्णांक के लिए आपको बोल रहा है, ये सम पूर्णांक देगा जी, नहीं देगा। ये देगा, नहीं देगा। खाली p वाला देगा, नहीं देगा। हम आपको बोले थे सम पूर्णांक के लिए हमेशा वो 2p, 2m, 2n इसी रूप में रहेगा वो, है ना। तो चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 का ए नंबर। 9 नंबर का सवाल एक बार देखिए, जो किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप। अब इसमें आपको विषम पूर्णांक के बारे में पूछ दिया। कौन सा विषम पूर्णांक, जैसे 6q है, 6q+2 है, 6q+1 है और 6q+4 है। इसमें विषम देखिए, विषम के लिए आपको हम क्या बोले थे, प्लस में आपको विषम संख्या यहाँ पर देगा। यानी 1 देगा, 3 देगा, 5 देगा, 7 देगा, इसी प्रकार से देगा। ये आपका विषम संख्या वाला हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को तो आप जानते हो, 6q अगर इस रूप में रहेगा तो सम संख्या, अगर प्लस में 2, प्लस में 4, प्लस में 6, प्लस में 8 इस प्रकार से भी रहे हमेशा वो सम संख्या ही देगा, है ना। और इसको वेरीफाई करने के लिए जैसे आपको बताए थे आप कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए अब 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर में क्वेश्चन है, जो भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ+R में a का मान आपको 72 दिया हुआ है और q का मान आपको 8 दिया हुआ है और r का मान आपको 0 दिया हुआ है। तो b का मान क्या होगा, इसमें आपको b का मान पूछ रहा है। तो कुछ नहीं कीजिए, जो जहाँ पे है वहाँ पे आप रख दीजिए। a बराबर कितना है, 72, ठीक है, बराबर। b बराबर कितना है, देखिए b किधर गया, b का मान ही पूछ रहा है, b का मान पता नहीं है। फिर गुना, q का मान कितना है, 8 और r का मान कितना है, r का मान 0 है। अब देखिए, या तो इसको आप समीकरण के रूप में सॉल्व कर सकते हो, या चलिए पहले समीकरण के रूप में सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद कैसे इसको बनाएंगे वो चीज़ आपको हम बताते हैं। जैसे ये 72 है तो इसको जो है इस साइड ला लीजिए, 0 को जब इस साइड लाइएगा तो घटा में 0 बराबर b गुना 8, कोई दिक्कत नहीं। 72 में से 0 घटाइएगा तो आपको 72 ही मिलेगा और b गुना 8 कीजिएगा तो 8 भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको b का मान निकालना है। b का मान निकालना है तो b को आप अकेले छोड़ दीजिए, b को क्या कीजिएगा, अकेले छोड़ दीजिए। अब ये 8 को इधर भेज दीजिए, किधर, बराबर की इस साइड 8 को भेज दीजिए। अब 8 और b के साथ कौन सा काम हो रहा था, गुना का, 8 गुना b है ना जी,
तो कौन सा काम, गुना का। और जब बराबर के इस साइड आएगा तो ये भागा का काम करने लगता है, यानी ये 8 जो है ये 72 में भागा देने लगेगा, यानी 72 में 8 भागा देने लगेगा। अब 8 से 72 को काट लीजिए, 8 9 72, यानी बी का मान कितना आ गया, बी का मान आपको 9 आ गया। और यही आपका जो है आंसर होगा कितना, बी का मान 9, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अब देखिए ये तो बना के किए हैं ना, अब इसको कैसे समझेंगे। हम यहाँ पर ये चीज़ को देख रहे हैं, जो r बराबर हमको 0 दिया हुआ है, यानी हमारा शेष कुछ भी नहीं बचा है। जब शेष कुछ नहीं बचा है तो जो ये गुना करके आएगा, ये गुना करके आएगा, वही हमारा जो है ये इतना पुरेगा, कितना, तो 72। तो यहाँ पे 8 है। अब 8 में ऐसा कौन सा चीज़ से हम गुना कर ले जो हमें 72 मिलेगा, तो 8 9 72, यानी यहाँ पे अगर हम 9 रख ले तो हमें 72 मिल जाएगा। तो 9 किसके जगह पर रख रहे हैं, तो बी के जगह पे, यानी बी का मान हमारा 9 हो जाएगा, है ना। चलिए अब 11 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। 11 नंबर में क्वेश्चन क्या है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सेम चीज़ है, उसमें बी क्यू, इसमें आपको बी बराबर 61 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जी, इसमें देखिए, ये तो पहला सवाल था, इसको हम मिटा देते हैं, यहीं पे बना देते हैं इसको। आप देखिए बी बराबर आपको 61 दिया हुआ है, क्यू बराबर आपको 27 दिया हुआ है, और आर बराबर आपको 32 दिया हुआ है। तो इसमें आपको किसका मान निकालना है, इसमें भाग ए बराबर इतना, तो ए का मान ज्ञात करें। आपको इसमें ए का मान पूछ रहा है, ये वाला चीज़, तो सबके जगह पर रख दीजिए। बी बराबर कितना है 61, देखिए यहाँ पे ए बराबर 61, बी बराबर 61 गुना क्यू का मान 27 और आर के मान कितना 32। अब क्या कीजिएगा, ये दोनों को गुना कर लीजिए और जितना होगा उसमें जोड़ दीजिए। तो 61 और 27 को जब गुना कीजिएगा तो 7 एकम 7 और 7 के 42, फिर 2 एकम 2 और 6 दूना 12 हुआ ना। करिए 7 2 2 4 4 2 6 1। अब इसमें क्या जोड़ना है, शेषफल को जोड़ना है, 32 को जोड़ दीजिए। तो 7 2 9 4 3 7 6 एकम 6 1, यानी 1679 जो है आपका आया। 1679 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है ना। अब 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 43, क्यू बराबर 31 और आर बराबर 32 है, तो ए का मान सेम चीज़ यानी डाटा बदल के दिया हुआ है। कैसे, तो ए बराबर आपका बी बराबर आपका कितना दिया हुआ है, बी बराबर आपका 61 दिया हुआ है। उसके बाद क्यू बराबर आपका कितना है 27 और आर बराबर 32। ये तो सेम सवाल है क्या जी, वही चीज़ बोला है क्या। 1669 ये नहीं है, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या है, बी बराबर आपका 43 दिया हुआ है, 43। उसके बाद क्यू बराबर आपका 31 है, क्यू बराबर कितना है 31, और आर बराबर इसमें भी 32 है। अब आपसे पूछ रहा है जो ए का मान कितना होगा, तो कुछ मत कीजिए, आप यहाँ पर 43 गुना 31 जोड़ 32 कर दीजिए। तो यहाँ पे 43 को 31 से आपको गुना करना पड़ेगा, गुना कीजिए। तो 3 एकम 3 4 3 3 9 4 3 12, कितना हुआ 3 9 4 13 2 1 3 1। इसमें जोड़ना है कितना 32 को जोड़ दीजिए। तो 3 2 5 3 3 6 3 1, यानी 1300 आपका 65 हो गया। देखिए 1365 किस में है, 1365 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, और यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे आपको एक ही टाइप का 3-4 गो जो है सवाल आपको हम बताए। इस सवाल का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रत्येक साल जो है इससे सवाल पूछा जाता है, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। अगर इस चीज़ को आप सीख गए, आपका 1 से 2 नंबर आ जाएगा। कुछ नहीं है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और सभी के का जो है मान जो मान दिया हुआ रहेगा सभी के जगह पर रख देंगे, और जो काम करने के लिए होगा वो काम हम लोग कर लेंगे, है ना। चलिए अब जो है एक नए कंसेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब नए कंसेप्ट क्या है ये, इसमें आपको या तो लॉसो या तो मोसो निकालना होता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझिए। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक
एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। देखिए अभी जो ये सवाल है, ये सवाल में आपको लॉसो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? लॉसो। और लॉसो ही क्यों निकालना पड़ेगा, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ शब्दावली है, शब्दावली को आपको समझना पड़ेगा। एक तो वृत्ताकार पथ आया है, उसके बाद एक प्रस्थान बिंदु आया है। इस चीज़ को समझिए। वृत्ताकार पथ का मतलब ये हुआ, पथ का मतलब होता है रास्ता, और वृत्ताकार का मतलब हुआ वृत्त के आकार का। और वृत्त को आप लोग जो है जानते हैं, वृत्त को आप जो है जानते हैं, ये गोलाकार आकृति क्या है? वृत्त है। और पथ यानी हम लोग जो है इस पर रास्ता बना लेते हैं, रास्ता बना लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा ये गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं। चलिए, ये है वृत्ताकार पथ, यानी इस पे चलने का काम होता है। इस पे क्या होता है? चलने का काम होता है। कोई 3 आदमी है, 3 आदमी है, ठीक है। अब वो जो है क्या बोल रहा है, जो एक चक्कर में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लेता है। मान के चलिए एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, एक आदमी सी है। 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे, यही डाटा है क्या? 3, 4 और 8। ठीक, अब समझिए। मान के चलिए ए आदमी जो है, ए नाम का आदमी, जब वो यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़ता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़ते 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 अपना प्रस्थान बिंदु, मतलब प्रस्थान बिंदु का मतलब ये हुआ जहाँ से वो शुरू कर रहा है, तो प्रस्थान बिंदु पर आने के लिए ए को 3 घंटे का समय लग जाता है ना। यानी पूरा चक्कर दौड़ने के लिए 3 घंटे का लगता है। और बी को जो है यही चक्कर को पूरा करने के लिए 4 घंटा लग जाता है। और सी को जो है यही चक्कर पूरा करने के लिए 8 घंटा समय लग जाता है। यदि मैं आपको बताऊं जो इसमें सबसे तेज कौन दौड़ रहा है, तो आप क्या बोलिएगा? थोड़ा सा समझिए और उसके बाद कमेंट कीजिए। सबसे तेज कौन दौड़ रहा है? अब देखिए, ए दौड़ रहा है या बी दौड़ रहा है या सी दौड़ रहा है? देखिए, आपसे ये नहीं पूछ रहा है जो सबसे तेज कौन दौड़ रहा है, आपको ये बोल रहा है जो प्रस्थान बिंदु पर पुनः जब मिलेगा वो तो कितने घंटे के बाद मिलेगा। जैसे देखिए हम ऐसे करते हैं, ये ए जो है ए को दौड़ा देते हैं एक चक्कर। जब ए को एक चक्कर दौड़ाइएगा तो ये 3 घंटा में यहाँ पे पहुँच जाएगा फिर से। और अगर बी को कितना लगता है? 4 घंटा। जब ये 3 घंटा में ये ए यहाँ पे पहुँच चुका होगा तो बी जो है लगभग यहाँ पे होगा। क्यों? इसको 4 घंटा लगता है। 4 घंटा, जब 1 घंटा दीजिएगा तभी नहीं ये यहाँ पे आएगा जी। यहाँ पे जब आएगा, यहाँ पे कौन है? बी। इसको कितना लगता है? 4 घंटा। और सी को कितना लगता है? 8 घंटा लग जाता है। और इसको 3 घंटा लगा दे, यानी 3 का 3, 3 दूना 6, वो यहाँ के आसपास होगा। सी जो है यहाँ पे अटकल रहेगा, सी यहीं पे अटकल रहेगा। और ए जो है चक्कर पूरा कर लिया होगा। जब ए जो है 3 का 3, 3 दूना 6, यानी 2 चक्कर जब मारेगा वो, तब ये 6 किलोमीटर पर जाएगा। 6 किलोमीटर फिर भी जो है सी जो है फिर भी यहाँ पे प्रस्थान बिंदु पे नहीं पहुँचेगा। जब नहीं पहुँचेगा तो फिर पहुँचेगा कितना घंटा के बाद? यही तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो कितना घंटा के बाद पहुँचेगा। अगर इस प्रकार से सवाल रहे तो आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, आंख मूंद कर लॉसो निकाल लीजिएगा उसका, यानी LCM जो है आप उस चीज़ का निकाल लीजिएगा। अगर कहीं पे वृत्ताकार पथ का बात करें तो आप क्या कीजिएगा? उसका लघुत्तम निकाल लीजिएगा, लघुत्तम समापवर्ती निकाल लीजिएगा और आपका जो है आंसर आ जाएगा। चलिए, किसका किसका? तो जो आपको डाटा दिया हुआ है उस डाटा का आप जो है लघुत्तम निकाल लीजिएगा। तो हमें 3, 4 और 8 का जो है लघुत्तम निकालना है। तो किससे कटेगा? यह 2 से काट लीजिए। 3 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर 2 से काटिए 3, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब तो नहीं कटेगा, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4। तो 2 का 2 4, 4 2 का 2 4, 4 तिया 12, 12 चौके 48, 12 चौके 48, यानी इसको कितना लग जाएगा? 48 घंटे लग जाएगा। फिर तीनों को यहाँ पर एक साथ पहुँचने के लिए, तीनों को यहाँ पर एक साथ पहुँचने के लिए कितना? 48 घंटे का जो है यहाँ पे समय लग जाएगा। अब आपका ऑप्शन देख लीजिए एक बार, ऑप्शन कितना है यहाँ पे? ऑप्शन 48 है भी नहीं क्या जी? कैसे क्या है? 3, 4 और 8 गलत तो नहीं निकाल दिए हम लोग? ओह देखिए यहाँ पे
2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 3 2 का सॉरी यहाँ पे देखिए ये 4 को 2 से जब लगाए हैं तो 2 दूना 4 2 ही न होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 दीजिए आप, यहाँ पे 2 दीजिए, तो 2 का 2 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, कितना होगा 24 घंटे में जो है ये फिर से एक जगह तीनों आ जाएगा, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। देखिए 14 नंबर का, देखिए 14 नंबर, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे समय लगता है, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। फिर से वही देखिए, वृत्ताकार पर दौड़ रहा है, आपको क्या बोले, इसका लॉसो आप निकाल लीजिए, किसका, जो डाटा आपको दिया हुआ है 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा। जब लॉसो आप निकालिएगा तो किसी से कटेगा नहीं, जब नहीं कटता है तो डायरेक्ट इसको गुना कर दिया जाता है। तो 5 को 3 से गुना कीजिए 15, 15 को 1 से गुना कीजिएगा तो 15 ही होगा, यानी 15 घंटा में ये तीनों जो है 15 घंटा में ये तीनों जो है फिर से एक जगह पर मिल जाएगा, यानी अपना प्रस्थान बिंदु पर ये फिर से मिलेगा। कितना घंटा के बाद, 15 घंटा के बाद। तो इसका आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का एक बार सवाल देखिए। 15 नंबर में सेम सवाल है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर में 2, 4 और 6 घंटे लगते हैं। 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा लगता है, तो वो क्या कहते हैं, प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। प्रस्थान बिंदु मतलब जहाँ से वो शुरू किया था। तो फिर से आप क्या कीजिएगा, इसका लॉसो निकालिएगा। आप जो है खुद इसका लॉसो निकालिए और कमेंट करके बताइए हमको जो कितना होगा, है ना। चलिए उसके बाद चलिए 16 नंबर का सवाल।